हेलो प्यारे बच्चों, आगे अपनी अगली क्लास में और 5 नंबर तक के सवाल आप कर चुके हैं। निर्देशांक, ज्यामिति, सरल रेखाएं, 5 नंबर तक एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक की एक्सरसाइज। एक्सरसाइज है पहली, चैप्टर 10 में। प्रश्न नंबर 6 पे आ जाओ बच्चों। प्रश्न नंबर 6 में पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग किए बिना बताइए कि एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। इस सवाल में एक छोटा सा लॉजिक है जो आपको समझना है। समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं ये आपको बताना है, और लॉजिक क्या है इसमें ज़रा उसको भी समझेंगे कि ऐसा सवाल अगर आ जाए तो हम उसे कैसे करेंगे। तो इसमें निर्देशांक को बनाना थोड़ा सा हमें पड़ता है। एक होता है 3 बिंदु मान लें सीधे सीधे, क्योंकि हमें यहाँ ये पता लगना भाई ये कोण 90 अंश है, तो कहाँ है वो कोण। तो दो रेखाओं की प्रवणता है ना, भुजाएं जो बन जाएंगी त्रिभुज की, उनकी प्रवणताओं का जो गुणन है वो -1 होना चाहिए। तो सिद्ध हो जाएगा कि दो रेखाओं के बीच का कोण 90 है। लेकिन इसमें क्या होगा भाई, 3 बिंदु हैं तो कौन से 2 बिंदु हम लें मिला मिला के ना। तो उसके लिए क्या करते हैं कि बनाना पड़ेगा 4 4। यहाँ बना लेते हैं 4 4। ये वाला बिंदु हो गया मान लीजिए 3 5। इसके बाद हम लेते हैं 3 5। ये 4 4 है तो ये 3 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। ये बिंदु ले लिया हमने 3, 5। इसके बाद हम लेते हैं -1 और 1, यानी कुछ यहाँ अगर हम ले लें -1 और -1 ऐसे। अब इनको मिला दें, इन बिंदुओं को मिला के देखते हैं ऐसे। तो कौन सा कोण 90 अंश का हो सकता है। ये त्रिभुज है, कौन सा कोण 90 अंश का हो सकता है। तो सबसे बड़ी भुजा ये दिख रही है, जो छोटी भुजाएं ये दिख रही है। चित्र से लगभग यह अनुमान लगा लिया कि ऐसा होगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसे मान लेते हैं ए, इसे बी और इसे सी। तो ए बी की प्रवणता, अब तो अंदाज़ा हो जाएगा ना। ए बी की प्रवणता क्या मान लें, m1, और ये कितनी हो जाएगी y1 - y2 5 और बटे 5, यानी ये हो जाएगी 1। इसके बाद हमें देखनी है BC की प्रवणता। BC की मतलब चयन कर लें, पहले पहले इसका चयन कर लें। इसको क्या मान लें m2। ये कितनी हो जाएगी 4 - 3, 4 - 5 है ना। 4 - 5, 4 - 5 और 4 - 3, तो ये हो जाएगी बेटा -1/1, यानी -1। तो अतः m1 m2 बराबर -1, क्योंकि m1 और m2 देखा गुणा करने में -1 हुआ। तो ए बी पर लंब है BC, इसलिए क्या लिखेंगे, इसलिए ABC त्रिभुज जो है एक समकोण है या समकोण त्रिभुज है। कहाँ पर यह समकोण है, कोण ABC। ये जो कोण है कोण ABC, जिसमें कोण ABC बराबर 90 अंश। बस हो गया, सिंपल सी बात थी। चित्र बनाकर, मतलब चित्रों के साथ चलें। निर्देशांक ज्यामिति में मैं बार बार कह रहा हूँ बेटा, चित्रों के साथ चलना है, मतलब चित्र बनाए जाने हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। शाबाश। क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ लीजिए एक बार। क्या कहते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो y अक्ष की धन दिशा से वामावर्त मापा गया 30 अंश का कोण बनाती है। y अक्ष की धन दिशा से है ना, y अक्ष की धन दिशा से। तो ये y अक्ष की धन दिशा हो जाएगी, देखो ये अक्ष की धन दिशा हो जाएगी। वामावर्त बेटा इस तरफ होता है, तो ये कोण जो है, ये वाला जो कोण है ये है 30 अंश का, है ना। उस रेखा की समीकरण ज्ञात कीजिए। और ये रेखा कहाँ से गुजरती है, हम मान लें रेखा
मूल बिंदु से गुजरती है, मानना पड़ेगा, माना, क्योंकि दिया नहीं है, रेखा मूल बिंदु से गुजरती है, ये तो बताना पड़ेगा ना कि बिंदु क्या है, बिंदु से होकर जाती है, ऐसा मान लेंगे। ठीक, तो ये होता है एम। एम, इसका जो कोण होता है, ये मान लो थीटा है, तो टेन थीटा को क्या बोलते हैं, एम। तो थीटा कितना आ जाएगा, ये 30 हो गया, ये थीटा कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा 60 अंश का, तो एम हो जाएगा टेन 60, या फिर वर्गमूल 3। अतः रेखा का समीकरण, कहाँ से गुजर रही है रेखा, हमने कहाँ से गुजार दिया इसको, अपनी आसानी के लिए गुजार दिया हमने अपनी आसानी के लिए बता दिया भाई 0 0 से जाती है। तो समीकरण कौन सा लगा देंगे, y माइनस वाई वन एम एक्स माइनस x1, ये वाला लगा देंगे। तो y माइनस 0 m हो गया वर्गमूल 3 x माइनस 0, तो y बराबर x वर्गमूल 3, उठा कर इसको हम उत्तर लिख देंगे। यदि रेखा अन्य किसी बिंदु से गुजरती है, यदि रेखा अन्य किसी बिंदु से गुजरती है तो क्या करेंगे बेटा, वो बिंदु यहाँ लगाएंगे। देखो यहाँ मूल बिंदु लगाया ना, क्योंकि ये मान लिया कि रेखा मूल बिंदु से गुजरती है। अगर ये दिया हो सवाल में कि साहब इस बिंदु से रेखा गुजरती है, तो उसे x1 y1 की जगह लगा देंगे, है ना। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 8, आपके पास जो होमवर्क शीट है आपके कोर्स में, उसके सारे सवाल आपको करने हैं। उसमें बड़े बढ़िया बढ़िया अच्छे अच्छे सवाल होते हैं, छांट छांट के बनाए हुए सवाल होते हैं, जो सेलेक्ट किए जाते हैं बेसिक लेवल पर क्लियर करने के लिए और अपना लेवल बढ़ाने के लिए, वो आपको करने होते हैं ना। चलिए 8 नंबर, क्या कह रहे हैं 8 नंबर में, x का वह मान ज्ञात कीजिए, इससे बिंदु सररेख हैं। बिंदु सररेख हैं, कौन कौन से बिंदु सररेख हैं, x माइनस 1 कोमा 2 कोमा 1 तथा 4 कोमा 5, ये सररेख हैं। शाबाश। तो सररेख होने का सबसे बढ़िया जो तरीका है, सररेख करने के लिए सबसे बढ़िया जो फंडा है, वो होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 करना होता है। बाकी और भी तरीके हैं, जैसा कि मैंने बताया था जब मैं आपको इसके उदाहरण समझा रहा था कि भाई एक फंडा और भी है, बीच में उदाहरण नंबर 4 में आया था, याद करना। उदाहरण नंबर 4 में सररेख होने का प्रतिबंध आया था, हो जाएगा उससे भी, लेकिन मैंने प्रेफर किया था कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 करते हुए सररेख होने का प्रतिबंध लगाएं, है ना। शाबाश। तो इन 3 बिंदुओं से अगर कोई त्रिभुज बनता है तो उसका क्षेत्रफल 0 कर लें, 1/2 कर लें, ऐसे x1 x2 x3, तो x 2 4, कुछ ऐसा कर लें। हाँ शाबाश, ऐसे यूं 1/2। अब y2 माइनस y3, y2 माइनस y3, देखो इसी को माना ना, x1 y1 x2 y2 और x3 y3। तो ये जो गिनती है, जो क्रम है, मानने का जो क्रम है, उसको ध्यान में रखना होता है। तो y2 माइनस y3, तो 1 माइनस 5, y3 y2 माइनस y3 y3 माइनस y1 y3 माइनस y1, तो 5 माइनस माइनस 1, y1 माइनस y2, तो -1 -2, ऐसे लगा दिया पूरा फॉर्मूला। चलिए तो ये हो जाएगा -4x, और ये कितना हो जाएगा, 5 और 1 6 दूनी 12, और ये कितना हो जाएगा 4 तिया यानी -12, है ना। कितना आ रहा है, 2 और 1 3, 6 दूनी 12 -4x, तो +-12, देखा कुछ लगाने में गलती हो गई, -4x, 5 और 1 6, 6 दूनी 12,
और ये 3 है माइनस के, तो -12। और देखो दोबारा करेंगे, x 2 4, x 2 4, y2 माइनस y3 ये आ रहा, देखो y2 माइनस y3 ये रहा, y3 माइनस y1, y3 माइनस y1 ये रहा। इसके बाद y1 माइनस y2, y1 माइनस y2 देखो ये रहा, यहाँ गलती हुई है, तो ये हो गया तुम्हारा -8। शाबाश, ऐसे आ गया। तो ये कितना हो गया, 1/2 -4x और +4 ऐसा हो गया। तो यहाँ से x का जो मान आ रहा है वो आ रहा है -4x + 4 बराबर 0, x का मान आ रहा है 1, है ना, ये वैल्यू आ रही है। संरेख होने का ये प्रतिबंध आ रहा है। अब ये उत्तर देखना पड़ेगा हमें कितना आ रहा है। शाबाश, देखिए उत्तरमाला में उत्तर कुछ और है, देखो अभी यही तो गड़बड़ हो जाएगी जी इसमें। उत्तरमाला में जो उत्तर है वो कुछ और है। क्वेश्चन नंबर 8 1 नहीं यही उत्तर है डरा दिया था सर आपने उत्तरमाला में कुछ और उत्तर है तो अगर ऐसा हो तो इसका मतलब गुणा भाग में गलती हुई होगी, और क्या होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए। शाबाश, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 9, शाबाश। दूरी का सूत्र प्रयोग किए बिना दिखलाइए कि बिंदु इतने और इतने इतने एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। तो यहाँ पर भी वही समस्या आएगी जो मैंने पहले बताई थी कि भाई शीर्ष जो हैं वो निर्देशांकों पे चयन करें, तभी पता लगेगा समांतर चतुर्भुज की भुजाओं की प्रवणता समान होगी। भाई अगर दो समांतर रेखाएं हैं तो उनकी प्रवणताएं समान होंगी। तो इस सवाल में भी निर्देशांकों के हिसाब से चयन करना पड़ेगा आपको, ऐसे यूँ। तो यहाँ पे क्या है, -2 -1 है ना, -2 -1 ये बिंदु ले लेते हैं, -2 -1 ऐसा। दूसरा है 4 0, तो ये ले लेते हैं 4 0 यहाँ। मतलब थोड़ा सा अनुमान लगा लें, अनुमान से करेंगे, कोई स्केल रखने की आवश्यकता नहीं है, अनुमान से भी काम चल जाएगा। 3 3, अब यहाँ पे 3 3 यहाँ कर लेंगे, देखो 3 3 और -3 2 -3 2, तो -3 2 है ना, देखो यहाँ कर लेंगे -3 2, -3 2 है बेटा, ऊपर जाएगा ना, देखो 1 2 3, हाँ यहाँ जाएगा -3 2, शाबाश, हाँ -3 2। तो समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज की को इस तरीके से लिखा कि देख पता चल जाए कि कौन सी भुजाओं को मिलाने से समांतर चतुर्भुज बनता है। तो कुल मिला के अगर इन्हें बना लें इस तरीके से, यूँ यूँ ऐसे, तो अब पता चल जाएगा कि कौन सी रेखाएं समांतर दिखाई दे रही हैं चित्र से। तो समांतर चतुर्भुज होने के लिए क्या मान लें, ऐसा ही मान लो A B C D है ना। तो ABCD यदि समांतर चतुर्भुज है, क्या लिखेंगे, यदि ABCD समांतर चतुर्भुज है, यदि ABCD समांतर चतुर्भुज है तो देखो BC की प्रवणता AD की प्रवणता, BC की प्रवणता बराबर B और C,
ए डी की प्रवणता, ये बात आ गई। इसके बाद एक बात और आएगी ए बी की प्रवणता और डी सी की प्रवणता, भाई ये भी तो समांतर हैं देखो। तो ए डी की प्रवणता और डी सी की प्रवणता, ए बी की प्रवणता और डी सी की प्रवणता के अनुसार, जो सूत्र लिखा है उसके अनुसार, तो हम करते हैं एम ए बी, एम बी सी बराबर एम ए डी। बी सी की प्रवणताओं की लिखा एम बी सी और ए डी की प्रवणताओं क्या लिख दिया एम ए डी। चलिए एम बी सी निकालते हैं पहले, एम बी सी, एम बी सी, तो एम बी सी देखो यहीं निकाल देंगे, 0 - 1 ऐसे हो गया देख, और 4 - 2, तो ये कितना हो गया 1/6, ये हो गई एम बी सी। अब ए डी की भी निकाल देंगे देखो, एम ए डी है ना, थोड़ा नीचे करके लिख लेते हैं, एम ए डी, तो 3 - 2, 3 - -3, तो कितनी हो गई 1/6। तो कितनी आ रही है ये 1/6। अतः बी सी समांतर ए डी। इसी प्रकार एम ए बी बराबर एम डी सी, ऐसे। तो अब क्या करेंगे ए बी और डी सी की निकालेंगे, देखो ये रहा ए बी, यहाँ से निकल जाएगी एम ए बी, ए बी की प्रवणता, तो -1 - 2 -1 -2 -2 +3, -2 -3, कितनी हो रही देखो -3 ऊपर हो गया और 1 नीचे हो गया, शाबाश। तो ये हो गई -3। इसी प्रकार यहाँ से निकाल देंगे देखो एम सी डी, एम सी डी ये कितना हो जाएगा 0 -3 और 4 -3, तो कितनी हो गई -3, शाबाश। यानी दोनों प्रवणताएं कितनी आ गई -3। तो यहाँ बराबर में -3 लिख देंगे, तो यहाँ लिख देंगे अतः ए बी समांतर डी सी, हो गया। ये देखो ऐसे, तो मतलब सीधा सवाल है, सीधे रास्ते चलने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चित्र बना लें तो आसान है, दिख जाता है। अगर चित्र बना लें, निर्देशांकों के अनुमान पे रखें, निर्देशांक ज्यामिति, तो ज्यामिति का इस्तेमाल करेंगे। यानी चित्र जब भी बनाएं सही तरीके से बनाएं, जहाँ जहाँ पॉइंट दे रखे हैं उनका अनुमान सही हो, ताकि उनके संबंधों को सही तरीके से सूत्रों में रखा जा सके। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 डन, शाबाश। अब पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़िए एक बार, क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़िए, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 10, ओके, क्या कहा क्वेश्चन नंबर 10 वालों ने क्या कहा क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा बताओ। एक्स अक्ष और 3 - 1 और 4 - 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। चलिए बहुत बढ़िया सवाल है ये भी, मतलब कुछ ऐसा है कि अच्छे से बातें हमारी समझ में आ जाए। ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। बिंदु है 3 - 1, यानी 3 - 1, यानी ये बिंदु मान लेते हैं 3 - 1। दूसरा बिंदु है 4 - 2,
4 - 2 है ना, तो इधर 4 जाएगा, इधर -2 जाएगा, तो कहीं यहीं बन जाएगा दूसरे वाला भी। इसे मान लेते हैं 4 - 2 ये है, ये बन गई रेखा। और एक्स अक्ष के साथ बेटा ये बनेगा कोण थीटा। ध्यान रखना, पॉजिटिव एक्स अक्ष से कोण बनाते हैं, बाद में भले ही आप इसे नेगेटिव एक्स अक्ष से भी ले लें, बाद की बात है, लेकिन जो कोण आता है हमारे पास वो कहाँ से आता है, पॉजिटिव एक्स अक्ष से आता है। ठीक, तो लिख देंगे रेखा की प्रवणता m y2 माइनस क्या होता है फॉर्मूला, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, इनमें से चाहे जिसी को भी x1 y1 y2 मान लेते हैं आप। ठीक, तो मान लीजिए y2 माइनस y1, तो -2 माइनस -1 x2 माइनस x1, तो 4 - 3 है ना, शाबाश। तो कितना हो गया, 2 -2 + 1, ये हो गया 1, तो ये हो गया -1। तो प्रवणता जो आ रही है वो आ रही है -1, तो -1 प्रवणता पर है ना कितना बड़ा कौन सा कोण होता है। तो -1 प्रवणता पर ये पूरा जो कोण दिखाया था, ये वाला कोण अगर हम बताते हैं है ना, तो कितने का मान होता है ये भाई, ये मान जो है मोटा मोटा मान लें कि ये जो मान है ये 45 अंश का आ रहा है, π/4। तो इधर से ये कितना आएगा, ये आएगा पाई माइनस π/4, यानी 3π/4 ऐसा। आ गया कौन कोण ज्ञात कीजिए। तो धनात्मक या धन एक्स अक्ष दिशा से है ना, तो क्या उत्तर लिखेंगे, धन एक्स अक्ष दिशा से कोण कितना है, 3π/4, ये वाला, ये हम उत्तर ये लिखा करते हैं, ये उत्तर हम धन एक्स अक्ष दिशा से कोण कितना आ रहा है, 3π/4 है ना। ओके, और ऋण एक्स अक्ष दिशा से भी लिखना चाह रहे हो तो ऋण से भी आ जाएगा, ये π/4 देखो इधर इधर से बनेगा ना, ये मान लो रेखाएं हो जा रही है यूँ, तो ऋण वाली दिशा ये है, एक्स अक्ष में ये ऋण है ना, देखो इधर -x अक्ष है, तो इधर से कितना कोण बन रहा है, π/4। तो ये भी लिखना है, मतलब 45 अंश का कोण है, 45 डिग्री है, तो 45 को लिखें इधर से, तो क्या लिखें, ऋण एक्स अक्ष दिशा से कोण π/4, ये भी लिख सकते हैं। पर एक बात पूरी हो गई भाई, धन एक्स अक्ष दिशा से कोण बता दिया, बात खत्म। चलिए ये भी हो गया क्वेश्चन नंबर 10। अब चलते हैं 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 को जरा पढ़िए एक बार, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 11 को जरा पढ़िए एक बार। मुझे उम्मीद है कि आपने क्वेश्चन नंबर 12 को पढ़ा होगा, क्वेश्चन नंबर 11 को पढ़ा होगा, 12 को नहीं। क्या कहा क्वेश्चन नंबर 11 में, एक रेखा का ढाल दूसरी रेखा की ढाल का 2 गुना है। बहुत बढ़िया सवाल है, कंसेप्ट से जुड़ा हुआ सवाल है ये भी। क्वेश्चन नंबर 11, यदि एक रेखा का ढाल m है तो दूसरी रेखा का ढाल 2m लेने पर, है ना, ऐसा तो कर सकते हैं ना भाई। अगर एक रेखा का ढाल m मान लें, दूसरी का कितना मानेंगे, 2m। शाबाश। दोनों के बीच के कोण की स्पर्श ज्या 1/3 है, यानी अगर दोनों रेखाओं के बीच में कोण हो, है ना, तो उसका जो tan थीटा होता है, स्पर्श ज्या होती है, वो कितनी है, 1/3 है। यानी कुछ ऐसी कहानी है, मान लीजिए दो रेखाएं हैं ऐसे, इनके बीच में जो कोण है थीटा,
तो कह रहे हैं जो टेन थीटा है साहब ये 1/3 है। ये हमें ज्ञात है, ये हमें क्या है, ज्ञात है, मालूम है। और ये भी मालूम है कि एक का ढाल दूसरी का, तो हम क्या करते हैं 1/3 m-2m और 2m², एक बार ये ले लेते हैं, ऐसा कर सकते हैं ना। प्लस में मान लिया, मान लो इसको प्लस मान लिया हमने, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना फॉर्मूले में, अगर फॉर्मूला देखोगे ना कुछ ऐसा होता है फॉर्मूला, देखो टेन थीटा m1 माइनस m2, और इसका प्लस माइनस ले सकते हैं 1 प्लस m1 m2, तो ये मोड़ लगा होता है इस पर, याद आ रहा है, मतलब ये लगा सकते हो तुम। तो पहले हमने क्या मान लिया, इसको प्लस मान लिया। तो अब देखते हैं 3 + 6, नहीं 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 नहीं, इसे ऊपर लाओ बेटा, 1 + 2m², और ये कितना हुआ -m, तो -3m हो गया। तो 2m² + 3m + 1 = 0। 2 ही कम 2, तो कुछ ऐसा कर लो, गुणनखंड पे पहुंच गया मामला। 2m² 2m + m + 1 = 0। 2m को कॉमन ले लो तो ये हो गया m + 1, 1 कॉमन ले लो, ये हो गया m + 1 = 0। तो यहाँ से m का मान जो आया -1 आ गया, और एक m का मान आ गया -1/2। ये दो मान यहाँ से आ गए हैं। 2m कॉमन हो गया, 1/2 मतलब 2m + 1, क्योंकि 2m यहाँ है तो 2m तो आएगा ही सर। चलिए जो भी आया खैर। अब क्या करें, इसको माइनस लिख लें लेकर के, 1/3 माइनस कर लें, यहाँ पे देखो प्लस लगा ना, एक बार माइनस करके देख लेते हैं। तो m - 2m 1 + 2m², आगे बढ़ें 2m², ठीक। तो 1 + 2m², और इस बार क्या आएगा माइनस, इस माइनस को इधर ले जाते हैं ना, 3m हो जाएगा ऐसे। तो 2m² -3m + 1 = 0। अभी क्या करें, 2m² -2m -m + 1 = 0। तो फिर से 2m कॉमन ले लें, m - 1 कर लें, फिर -1 कॉमन ले लें, m - 1 कर लें, 0। तो कुल मिला के m का मान यहाँ से आ जाएगा 1, और एक m का मान आएगा 1/2। तो ये दो मान देखो फिर से आ गए हैं। तो यानी रेखा का ढाल एक तरीके देखें, ठीक है, एक का कितना है 1/2, एक का फिर 1 है। इधर देखा जाए तो एक का 1 है और एक का 1/2 है ना। ये उत्तर भी आ गए। तो कुल मिला के ये दिखाई कैसे देगा, ये भी तो होना चाहिए भाई, चित्र में दिखाई कैसे देगा है। दोनों बातें दिखनी चाहिए कि नहीं दिखनी चाहिए, बताइए बताइए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए है कि नहीं बताओ, दिखना भी तो चाहिए जो होता है वो दिखना भी तो चाहिए है? बेटा जो होता है वो सब कुछ नहीं दिखता, जो हो रहा है सब कुछ थोड़ा ही दिख रहा है। तो सर वो तो बात अलग है, कम से कम ये सवाल तो दिखे चित्र में दिखे तो सही। चलिए पहले क्या करेंगे, m1 और 1/2 इसको देख लेते हैं। मान लीजिए m1 की कोई रेखा बना लेते हैं, ये बना लेते हैं m1 की रेखा, और एक बना लेते हैं m1/2 की रेखा। तो ये कुछ 1/2 वाली रेखा बेटा ऐसी बनेगी, ऐसे। तो ये देखो ये जो चीज़ आ रही है 1/3 आएगी, 1/2 वाली ये है, 1 वाली ये है। एक तो ये बन जाएगा, दूसरा इधर से बन जाएगा, देखो ये है -1 वाली, और इधर से ये बन जाएगी -1/2 वाली। तो इधर से भी ये कोण 1/3 बन जाएगा, पक्का दोनों तरफ से बन जाएगा ना, शाबाश। चलिए प्रश्न नंबर 11, इसके अलावा भी कुछ हो सकता है क्या, इसके अलावा भी कुछ हो सकता है।
भाई दो उत्तर तो निकाल दिए, और बताओ और क्या करें, उत्तर मिला लेते हैं और क्या करेंगे। 1/2 1, 1/2 1/2 -1 1 -1 -2 1/2 1 और -2, ये भी कहीं ना कहीं उत्तर हैं, तो बदल लेंगे इसको, इसको बदल लो, कर लो इसको, इसको बदल लो, 2m -m, इस तरीके से कर लेंगे तो ये 1/3 है ना। हाँ, क्योंकि एक 3 उत्तर दिए हैं। यदि रेखाओं के बीच का कोण इतना इतना है तो रेखाओं के बीच का कोण 1/3 है। +1/3 लेके चले, -1/3 लेके चले, दो बातें तो लेके चले हैं ना। देखो तो दो उत्तर तो आ ही गए हमारे। और भी उत्तर है एक, उसका क्या करें, उसका क्या करना है, उसमें हम बदल लेते हैं बेटा इसको। जैसे मान लो देखो ऐसे एक बार और कर सकते हैं ना, 1/3 और m 2m, m मान लें, एक का ढाल 2 गुना है -2m मान लें, तो m + 2m ये कर सकते हैं 1 - 2m स्क्वायर, है ना। ये देखो इससे करके देखते हैं एक बार, तो 1 - 2m स्क्वायर, और ये हो जाएगा 6m, तो ये हो जाएगा 2m स्क्वायर और +6m और -1। अब इससे थोड़ा ना उत्तर आने वाला है, तो बड़ा अजीब हो जाएगा नंबर। ओके, तो इसका गुणनखंड हो क्या रहा है, 2m स्क्वायर 4, तो यहाँ से तो कुछ मिलना नहीं है ना। अच्छा ये ऊपर प्लस कर दिया तुमने, तो 2m - m, 2m -m, अब करें तो ऐसी स्थिति में m 3m ही होगा, ये नंबर प्लस हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, वो ये दूसरा जो उत्तर है, देखो उत्तर अलग अलग दे रखे हैं ना, उत्तर बड़े अजीब दे रखे हैं सवाल में। एक उत्तर ऐसा दे रखा है जो इस तरीके से आ नहीं रहा है, बड़ी सोचने की बात है। एक उत्तर ऐसा है जो इस विधि से नहीं आ रहा है, देखो 1 और 2 नहीं आ रहा है, 1/2 और 1 आ रहा है। तो इसमें तरीका क्या है, इसका तरीका ये है भाई, गणितीय रूप से हल नहीं है। हम देख रहे हैं कि गणितीय रूप से जो हल प्राप्त हुए हैं वो नहीं हो रहे हैं, वो इतने ही हैं। अब आता है ज्यामितीय रूप से। यदि एक रेखा का ढाल, देखो यहाँ देखते हैं बेटा, यहाँ से देखो, यदि एक रेखा का ढाल -1 है, यदि m1 -1 है, तो m2 कितना है, -2 है, एक ही हो गया। अब देखो यदि एक ढाल 1 है, एक मान लें, m1 1 है, तो m2 इसका डबल होना चाहिए, तो ये 2 है। तो इस तरीके से क्या होगा, ज्यामितीय रूप से ये दो हल भी बन जाएंगे। हालांकि इस गणित के फंडे से नहीं आ रहे हैं, इसके हिसाब से नहीं आता है वैल्यू, ये हमें देखना पड़ेगा। मान लो एक का ढाल कितना है, -1 है, तो दूसरे वाली का कितना है, -2 है। तो देखो अगर -1 ये है, और यहाँ कोई रेखा बना दूँ मैं इस तरीके से, -2 वाली ये बना दी देख मैंने, ये है -2 वाली, है ना, और ये है -1 वाली, तो देख इनके बीच का कोण कितना हो रहा है, ये भी 1/3 आ जाएगा। अगर हम निकालेंगे तो 1/3 आ जाएगा ये भी। ओके, तो कुल मिला के हल, ये हल तो प्राप्त हो रहे हैं गणितीय विधि से, है ना, और ये जो हमने बनाए हैं, ये हमने बनाए हैं यहाँ की ज्यामितीय रचना को देखकर। अब देख दूसरा, ये मान लो ये 1 वाली है, ये है 1 वाली, और ये है 1/2 वाली। अब 1 2 वाली बना लो, 1 2 वाली बना लिए, ये है 2 वाली, तो देख ये जो बीच का कोण है ये भी 1/3 ही आएगा। गहरी चाल है गहरी चाल है, मतलब एक का ढाल दूसरी का 2 गुना है ना, गहरी चाल है, शाबाश। चलिए गणित में फंडा m और 2m लगाया है। अब देखो ये m लगाए, 2m लगाया है, ऐसे यहाँ m और 2m लगाया है, m और m/2 लगाएं, एक को m लगाएं, एक को m/2 लगाएं। देखो 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 देखो, इसको क्या लगा लें m, और इसको लगा लें m/2,
तो m इंटू एम बाई टू, एम स्क्वायर बाई टू, ये हो गया। देख अब देख, इसको आगे बढ़ा के देख क्या उत्तर मिलेगा। देख इसको आगे बढ़ा के देख, ये मानने का भेद है। ऊपर कितना आ गया, ऊपर आ गया m बाई टू, नीचे कितना आ गया 2 प्लस एम स्क्वायर बाई टू, और यहाँ हो गया 1/3, 2 कट गया, तो ये हो गया 2 प्लस एम स्क्वायर बराबर 3m, तो ये हो गया एम स्क्वायर माइनस 3m प्लस 2 बराबर 0। अब 2 ही कन दो, तो एम स्क्वायर माइनस 2m माइनस m और प्लस 2 0। तो m कॉमन ले ले बेटा, m माइनस 2 माइनस 1, m माइनस 2 बराबर 0। तो देख यहाँ से इस तरीके से मानने पर m का मान जो आया वो आया 1 और एक आया m का मान 2, ये कहानी हो गई। देख ऐसे, ये मानने पर एक को m और एक को m बाई 2 मानने पर। अब अगर इसे माइनस में मान लेंगे, ऐसे मान लो इस चीज़ को माइनस में मान लिया हमने, यहाँ चीज़ वही रखी लेकिन यहाँ माइनस लगा दिया, तो अब देख क्या आएगा, फिर देखते हैं वैल्यू आती है क्या। माइनस लगा दिया, हाँ, तो ऊपर क्या था, ऊपर आएगा m बाई 2, नहीं पता ये हो जाएगा बस, ये माइनस के 3m हो जाएगा, और क्या होगा। चलिए m माइनस m बाई 2, आराम से ही पढ़ना, मतलब झंझट तेज़ी से मत जाना, नहीं तो बहुत सारी चीज़ें छूट जाएंगी, मिस हो जाएगा बहुत कुछ। तो इसको हल करेंगे तो यहाँ ये माइनस का हो जाएगा, तो m स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3m, तो m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 2 बराबर 0। इसको हल कर ले तो m का मान क्या आएगा, -1 भी आएगा और एक m का मान -2 भी आएगा आंसर। मतलब अगर ये मान के चले, अभी क्या देखो, यदि एक रेखा का ढाल m है तो दूसरी का कितना है 2m, तो 2 उत्तर आ जाएंगे। और अगर एक बात और मान ली कि एक रेखा का ढाल m है तो दूसरी रेखा का ढाल क्या है, 2m ने माना, m बाई 2 मान लिया, तो ये चीज़ मानने से क्या मिला था, 2 उत्तर मिले थे, और ये मान लिया m और m बाई 2, तो 2 और मिल गए, तो 4 उत्तर मिल गए। अगर हमने ये पुराने 2 उत्तर इस तरीके से यहाँ निकाल लिए तो फिर हमने क्या किया, अपनी तरफ से रेखा का ढाल लगा के डबल कर लिया, तो हमने एक उत्तर अपने तरीके से ज्यामितीय तरीके से भी प्राप्त कर लिया। ठीक, देख लिया हमने कि भाई ये भी हो सकता है, और इसको भी फॉर्मूले में डाल के देख सकते हैं कि दोनों रेखाओं के बीच का जो ढाल है या टेन थीटा है वो 1/3 आता भी है कि नहीं आता है, क्योंकि ये तो हमने लगा लिया था अपनी तरफ से। हमने यहाँ मिला के भी देख लेना होता है एक बार कि यार आता भी है कि नहीं आता, देख तो लो कम से कम मिला के। या फिर पूरी तरह हल करना है तो वो ऊपर जो माना है ये वाली चीज़, इसमें m माना है, ध्यान दें 2m माना है, तो क्या माने m और m बाई 2 मान ले। देखो ऐसे समझ गए ना कहानी, तो भी वो 2 उत्तर जो छिपे हुए उत्तर हैं वो भी आ जाते हैं। शाबाश। चलिए, कुल मिला के टेक्नोलॉजी से भरा सवाल था। टेक्नोलॉजी का सवाल था, टेक्नोलॉजी का। खैर, ये हो गया तुम्हारा 12 नंबर पे जा रहे हैं, 12 नंबर। शाबाश। क्वेश्चन नंबर 12। मतलब पूरी पढ़ाई ठीक से करो, पूरे साल पढ़ने वाला है हमारा सिस्टम। हमारा सिस्टम ये है कि पूरे साल पढ़ो, पूरे साल अपने कोर्स में पढ़िए। एक बार कोर्स को 2 बार करिए आराम से, और कोर्स में जो कंटेंट दिया गया है ना बेटा, उसको पूरा करना है आपको, मतलब उसको अच्छे से पूरा करना है। जो होमवर्क शीट दी गई है वो भी पूरा करना है, और जो MCQ लगाए गए हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल है ना, वो भी ज़्यादा नहीं होंगे, लेकिन ऐसा होता है सर बहुत बड़ा हो गया तो वो नहीं है। मतलब ठीक है, एक पूरे साल के लिए है तो पूरे साल के हिसाब से बनेगा कि बच्चा पूरे साल इसमें पढ़े, 5-6 महीने में कोर्स करे, और 2-3 महीने में फिर आराम से थोड़ा थोड़ा करके रिवीजन कर ले। मतलब हम जानते हैं भाई मैथ पढ़ने वाले मेहनती होते हैं, हम ये मान के चलते हैं। मैं ये मान के कोर्स बनाता ही नहीं कि कोई बच्चा मैथ या फिजिक्स या केमिस्ट्री या विज्ञान का विद्यार्थी हो सकता है जो थोड़े टाइम में पढ़ना चाहता हो। ऐसा हो रहा है कि जब हम 10वीं पास करते हैं, 10वीं क्लास को जब हम पास कर जाते हैं तो हमें साइंस साइड तो मिल जा रही है, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं। आप ये मान के चलिए कि मान लीजिए 100 बच्चे
देखो बात को समझना, 100 बच्चे 10वीं में पास होते हैं। पक्की बात है, ये मान लिया मैंने, 100 बच्चे 10वीं में पास होते हैं, है ना, ऐसा मान लिया मैंने। अब 100 बच्चों में से 60 बच्चे साइंस लेते हैं, यानी 11वीं में साइंस ले लेते हैं। अब ये मान लो, तो क्या लगता है, मतलब ये 60 बच्चे जो साइंस लेके बैठ गए हैं 11वीं क्लास में, जो ये सोच रहे हैं कि हम विज्ञान पढ़ेंगे, हम मैथ पढ़ेंगे, फिजिक्स, तो ये डेटा जो है, ये डेटा एकदम गलत है, बहुत गलत डेटा है ये। क्योंकि कोई ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है यहाँ हमारे देश में, ऐसा कोई टेस्ट नहीं है कि यार इस बात का पता लगाया जा सके कि वास्तव में ये बच्चा साइंस साइड के मतलब का है भी या नहीं। ठीक है भाई, तुम्हारे नंबर आ गए 100 में से, बढ़िया, 70%, 80%, चलो 70% आ गए, तुम ले लो। अब होता क्या है, 60 बच्चे लेके बैठ जाते हैं साइंस। अब इनमें से कुछ बच्चे क्या लेते हैं, मैथ ले लेते हैं, कुछ बच्चे बायो ले लेते हैं। ठीक, थोड़ा थोड़ा फ़र्क है दोनों में, है ना। अब इसमें क्या होता है कि ये बच्चे कैसे, इनमें देखो, इसमें 80% बच्चे वो हैं जो शॉर्ट टर्म चाहते हैं, शॉर्ट टर्म पढ़ाई चाहते हैं। 80% बच्चे ऐसे हैं इसमें से। तो लॉन्ग टर्म वाले क्या हैं, फिर लॉन्ग टर्म वाले कितने बच्चे बेटा, जरा हिसाब लगाओ, 20%, यानी 6 दूनी 12। तो केवल 12 बच्चे ऐसे होते हैं जो पूरे साल पढ़ने वाले हैं। तो कोर्स जो मेरा है वो 12 बच्चों वाला है, इन वाला कोर्स मेरा है ही नहीं, बनाया ही नहीं, मैंने बनाता ही नहीं, मैं क्या करना, मेरे को पता है अच्छी तरह। जब मैं पढ़ता था तब भी यही कहानी थी, हमारी क्लास में बड़े बड़े सेक्शन थे, 105 बच्चे थे मेरी क्लास में, 105 बच्चों में से 12 या 15 लोग हम पढ़ने वाले थे। 12-15 में से 6 बच्चों की फर्स्ट क्लास आई थी, 12th में मेरी फर्स्ट क्लास थी, 5-6 लोगों की आई थी। तो क्या करना बाकी अच्छा देखो, साइंस साइड तो सबने ले ली थी ना भाई, 11वीं में पढ़ रहे हो, 12वीं में पढ़ रहे हो, इसका मतलब साइंस साइड तो ले लिया आपने। पढ़ कितने रहे हैं, तो ये जो बच्चा है, 12 बच्चे हैं। अब 100 में से 12 बच्चे पढ़ रहे हैं, मोटा मोटा समझ लो आप, तो कितना है ये, 12%, 10%। तो 10% बच्चों के लिए कोर्स है ये, कोर्स जो चल रहा है 10% के लिए है बस। 80% वालों का इसमें कोई सिस्टम बैठेगा ही नहीं, फिट नहीं बैठेगा ये कोर्स उनके लिए, क्योंकि बड़ा है, बहुत सारी चीज़ें हैं, 5-6 घंटे रोज पढ़ने वाला काम है। तो फिर ये 80% क्या करेंगे बेचारे, ये 80% बच्चे क्या करते हैं, तो सोचते हैं यार चलो यूट्यूब पे चलते हैं, ये यूट्यूब पे चले जाते हैं। अब यूट्यूब पे क्या है, बहुत सारे लोग हैं, कुछ कंपनी भी आ गई हैं आजकल, कंपनी की ऐप भी चल रही है आजकल, ये ऐप वो ऐप, और वहाँ लाइव क्लास चलती रहती हैं, हु हा हंगामा होता रहता है, ये पढ़ा दिया, ये टॉपिक है, फोड़ू एग्ज़ाम सीरीज है, तोड़ू एग्ज़ाम सीरीज है, पता नहीं क्या 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 यूट्यूब पे लोग करते रहते हैं। तो ये बेचारे वहाँ पहुँच जाते हैं फिर। अच्छा, यहाँ पहुँचने के बाद ये और बर्बाद हो जाते हैं, और नुकसान हो जाता है इनका, क्योंकि इन्हें नहीं पता ये जो यूट्यूब पे वीडियो चलाए जा रहे हैं, यूट्यूब पे लाइव क्लास दी जा रही हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं और ये किस तरह का कंटेंट है, इसका मतलब क्या है, ये क्यों चलाया जा रहा है, इनको नहीं पता। इनको बेचारों को ऐसा लगता है यार पढ़ाई चल रही है, चलो कुछ यूट्यूब से ही सीख लेते हैं। तो यहाँ आके इनका समय बर्बाद होता है। वास्तव में इन बच्चों को भी मदद दी जा सकती है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि इनको इन बच्चों की तरफ लाया जाए, इनको भी निकाला जाए कि भाई लंबे टाइम तक पढ़ो, रेगुलर पढ़ो। लेकिन अब ये बच्चे बेचारे क्या करते हैं, ये बच्चे बन जाते हैं फीस देने वाले, ट्यूशन की फ़ीस दे दो, ऑनलाइन में फलानी कंपनी का कोर्स खरीद लिया हमने, वो दे दो, ये दे दो, वो दे दो, ये बेचारे फिर इस तरह से। और ये जो 12 बच्चे हैं, 10-12 बच्चे हैं, 10% बच्चे हैं, ये कामयाब हो जाते हैं, निकल जाते हैं आगे, क्योंकि वास्तव में ये बच्चे थे ही साइंस साइड के मतलब के, इनका रास्ता कोई रोकने वाला नहीं है, इन्हें मेहनत करनी है, इन्हें आगे बढ़ जाना है। तो ये जो कोर्स है हमारे, ये है 10% वालों के हैं बेटा, शाबाश। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ो, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 12 है, ओके शाबाश। 12 क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा साहब
क्या हुई है बात 12 नंबर में, हमको बताइए। एक रेखा x1 y1 और h के से जाती है, यदि रेखा का ढाल m है तो दिखाइए। ये तो मतलब सिंपल सी बात है, रेखा का समीकरण है, रेखा का समीकरण है, रेखा का समीकरण बना दो बस, हो गया काम। रेखा का समीकरण ये आ गया, देखिए। एक रेखा दो बिंदुओं से जाती है, एक है x1 y1, ये बिंदु है x1 y1, हाँ, और एक बिंदु है h के, ओके। ये हो गया x एक्सिस और ये हो गया y एक्सिस। तो क्या करते हैं, छोटा सा त्रिभुज पूरा कर लेते हैं बेटा। ऐसे त्रिभुज कैसे करते हैं, ये जो रेखा है इसे मान लेते हैं a, इसे मान लेते हैं b, इसे मान लेते हैं c। तो हम करते हैं रेखा ए बी x अक्ष के समांतर है, ये मानना है। तो कोण थीटा बराबर, इस कोण को क्या मानते हैं फिर, धन x दिशा से थीटा मान लेते हैं। अब देखो ये चीज क्या है, ये y अक्ष पे कितना परिवर्तन है, ये h है, ये y1 है, तो ये हो गया h माइनस y1, हो गया नहीं लंब की लंबाई। और x अक्ष पे क्या है, k माइनस y1, ऐसे लिख दिया ना बेटा, k है ना, k माइनस y1। और ये क्या है, ये है h माइनस x1। देखो ये हो गई आधार की लंबाई, x अक्ष में परिवर्तन। तो टेन थीटा कितना हो गया, टेन थीटा हो गया k माइनस y और h माइनस x1, हो गया नहीं हो गया, देखो 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 तुम, हो गया मैं गुम। तो ये m हो गया टेन थीटा, ढाल हो गया, स्लोप हो गया, तो k माइनस वाई और h माइनस x1, ये आ गया लो, बस। अब आया प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13, शाबाश, डन हो गया, अच्छे से देख लिया इसको, चलिए हो गया। हाँ जी 13 हो गया, चलिए 13 को करते हैं, देखते हैं क्या कहानी है। यदि तीन बिंदु एक रेखा पर हैं, दिखाइए, मतलब तीन बिंदु सररेख हैं, तीन बिंदु सररेख हैं, तीन बिंदु सररेख हैं, और बिंदु क्या क्या हैं साहब, तो बिंदुओं को कुछ भी तरीके से लिख सकते हैं, हालांकि वो भाई कहाँ है कौन सा पॉइंट, ये बेटा अगर इस तरीके से लिखें तो फिर ढाल वाला कंसेप्ट भी लगा सकते हैं, जो कि हमने उदाहरण नंबर 4 में पढ़ा था, पर मैंने उससे मना किया था आपको। मैंने कहा था त्रिभुज के क्षेत्रफल से लगाओ। तो सररेख है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया 0, 1/2 फार्मूला x1 x2 x3 प्लस प्लस और प्लस y2 माइनस y3 माइनस y1। हालांकि तुम्हें याद है मैंने लिख दिया एक बार, अच्छा लगता है बार बार फॉर्मूले को 2-3 बार लिख दें तो अच्छा ही लगेगा, बढ़िया से और याद हो जाएगा। बिंदु हैं h0, बिंदु क्या है h,0 कोमा ए बी ऐसे, और 0 के, ये बिंदु है बेटा, शाबाश। ठीक, तो अब तो आ ही जाएगा सर, अब क्या है, अब तो फार्मूला बना के लगा ही देंगे। चलिए, तो x1 x2 x3, शाबाश। x1 क्या है h a0, तो ये हो गया h, ये हो गया a, और ये हो गया 0। तो 0 वाला तो 0 ही कर देगा सब कुछ, यहाँ लिखने की कोई ज़रूरत नहीं भाई, 0 के साथ गुणा हो रहा है, लिख के क्या करेंगे, 0 होना ही है उसका। तो खैर y2 माइनस y3, तो y2 माइनस y3, तो b माइनस k, y3 माइनस y3 माइनस y1, तो यानी k माइनस 0, ये पूरी वैल्यू 0 वाली बेटा। तो 1/2 को 0 में ले लो,
ये हो गया बी एच माइनस एच के प्लस ए के। तो एच के को इधर कर लो, ये हो गया बी एच प्लस ए के। अब एच के से भाग करना है तो हो जाएगा, भाग कर लो एच के से, क्योंकि एच के पद जो है एच और के बार बार आ रहे हैं, कुछ इस तरीके से कर लो। कुल मिला के वो लेके आना है जो मांग रहा है, वो जो सिद्ध करना है। तो यहाँ क्या रह गया, यहाँ रह गया 1, यहाँ h कट गया, b बाई के हो गया, प्लस यहाँ k कट गया, a बाई एच हो गया। ठीक, देखो यही सिद्ध करना है, पकड़ के देखो सवाल को। तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे इति सिद्धम। शाबाश। चलिए 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 चलिए, हिम्मत नहीं हारेंगे, अभी 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 हिम्मत नहीं हारेंगे। शाबाश। चलिए अब आ गया प्रश्न नंबर 14 एक्सरसाइज का। ये आखिरी सवाल है क्या सर? पढ़ लो इसको, बिल्कुल आखिरी सवाल है, बिल्कुल आखिरी और आखिरी। बिल्कुल आखिरी। मतलब क्या हो गया भाई, बिल्कुल आखिरी और आखिरी में क्या फर्क है भाई? तो यह है तुम्हारा बिल्कुल आखिरी सवाल। मतलब बढ़िया से बढ़िया, सबसे बढ़िया से भी बढ़िया। होता है ना, बढ़िया से बढ़िया। चलो सर बढ़िया से बढ़िया है, कोई चीज़ है मान लो, बढ़िया से बढ़िया। फिर कहा सर सबसे बढ़िया से भी बढ़िया है ये। अरे भाई सबसे बढ़िया तो पहले ही हो गया। तो सबसे बढ़िया से भी बढ़िया है, मतलब वही हो गया कि सबसे आखिरी सवाल है, आखिरी से भी आखिरी सवाल। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14। शाबाश। तो उन्होंने क्या ग्राफ दिया हुआ है, ग्राफ पे एक डेटा दे रखा है और ये क्या कह रहे हैं, कितने होगी ए बी ढाल ज्ञात कीजिए और इसके प्रयोग से बताइए 2010 में जनसंख्या कितनी होगी। सवाल तो बढ़िया है, मतलब इस तरह के सवाल बड़े काम आते हैं, बहुत बढ़िया सवाल है। ये हो गया एक्स अक्ष और ये हो गया वाई अक्ष, बड़े बढ़िया सवाल होते हैं ये। और ये कहानी है, ये बिंदु बी है और ये बिंदु ए है। जनसंख्या कैसे बढ़ रही है, ये तो कह रहे होंगे यहाँ, जनसंख्या और साल दे रखे हैं भाई, जनसंख्या कैसे बढ़ रही है ना। तो निर्देशांक एक हैं 1985 में 92, 1985 में जनसंख्या है 92, ऐसे लिखा है। 1995 में है 97, 1995 में जनसंख्या है 97। अब 97 क्या होगा, ये 97 करोड़ होगा या जो भी होगा, क्योंकि अगर हम अपने देश की बात करें तो 125 करोड़ के आसपास मामला जा रहा है, तो कुछ उसी तरीके से उन्होंने बना दिया होगा। ठीक, तो इधर जो लिखी है, इधर लिखी है जनसंख्या, वाई अक्ष पर है, इधर लिखा है वर्ष एक्स अक्ष पर। ठीक, तो क्या लिखते हैं, वर्षों पर जनसंख्या की निर्भरता। तो रेखा ए बी का समीकरण। अब यहाँ ध्यान से देखना, यहाँ कहीं 2010 पड़ेगा, देखो 2010, और यहाँ जनसंख्या पड़ेगी मान लीजिए वाई नॉट, पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा भाई, इसी पे तो पड़ेगा आगे बिंदु, है ना। 2010 में कितनी जनसंख्या है, इसी पे पड़ेगा। ठीक, तो क्या करना है अपने को, सीधा फंडा लगा देना है भाई, ये एक सरल रेखा है, ये एक सरल रेखा है। तो सरल रेखा के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर अगर हम इस रेखा का ढाल इन दो बिंदुओं से देखें, है ना, या इन दो बिंदुओं से देखें तो बराबर ही आना है, बात पक्की है ना। तो क्या करते हैं, वाई नॉट माइनस 97 और 2010 माइनस 1995। देखो ये ढाल आ गया रेखा का, यहाँ से यहाँ तक, इस बिंदु को सी मान लो, बी सी का ढाल आ गया, ये आ गया बी सी का ढाल। हमने लिख दिया बी सी
की प्रवणता बराबर ए बी की प्रवणता, क्योंकि रेखा एक ही है ना, रेखा एक ही है। ओके, ये भी है। और ये तीनों बिंदु एक ही रेखा पर हैं। इसकी शर्त क्या है, अगर इन तीन बिंदुओं से एक त्रिभुज बना लो तुम और त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 कर दो तो भी ये उत्तर सही दे देगा तुम्हें। ठीक, ओके। चलिए पहले ये वाई नॉट निकाल लेंगे यहाँ से। इसके बाद 97 माइनस 92 और 1995 माइनस 1985, ये आ गया। तो हल कर लेंगे। वाई नॉट माइनस 97, ये कितना बचेगा, 2010 में से 95 गया, ये बचा 15, ये बचा 5, ये बचा 10। तो चलो खैर देख लेंगे, ये बचा 2, तो y माइनस 97 ऐसे, और ये हो गया 15/2। तो y नॉट बराबर 97 प्लस 7.5, तो ये हो गया 104.5। 2010 में जनसंख्या कितनी आ रही है, 104.5 लिख दो। तो अतः 2010 में जनसंख्या 104.5, बस हो गया ये उत्तर तुम्हारा। अब अगर इस रेखा का समीकरण तुम्हें बताना हो, मान लीजिए इस रेखा का समीकरण तुम्हें बताना है, तो ठीक है, दो बिंदु हैं तुम्हारे पास, है ना। ढाल ज्ञात कीजिए, ये ढाल है, देखो ये ढाल नहीं है, ये ढाल तो है, और क्या है, ये ढाल। रेखा का ढाल क्या, देखो लिखा हुआ है 1/2। तो इस रेखा का जो ढाल है थीटा, तो टेन थीटा कितना हो रहा है, देखो 1/2 आ रहा है। वो तो इन्हीं से मिल जाएगा, ये दो बिंदु है ना, ये इसी से मिल जाएगा रेखा का ढाल, इस बिंदु से और इस बिंदु से। तो इसका अंतर कितना है 5, और इनका अंतर कितना है 10, तो 5/10 हो जाएगा। वो आ रखा है देखो, 1/2 बना देंगे इसको। यहाँ लिख लेते हैं 5 × 5 और 5 दूनी 10, तो इसे लिख लो बेटा 1/2। तो क्या है, ये रेखा का ढाल ही तो है, और क्या है। खैर अगर इस रेखा का समीकरण चाहिए तो उसमें भी कोई समस्या नहीं है, तो तुम्हारे पास दो बिंदु हैं, एक बिंदु ये रहा, एक बिंदु ये रहा, तो रेखा का समीकरण भी आ जाएगा तुम्हारा। ओके, डन हो गया। तो एक्सरसाइज जो पहली है, पहली अभ्यास, प्रथम अभ्यास डन। शाबाश, चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में और अगली अभ्यास में। शाबाश।